हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो दिन है आपके लिए बहुत खास है, ठीक है, जिसमें हम आज करेंगे चैप्टर बेसिक से बात करते हैं मैथ की, ठीक है, क्लास 10th मैथ, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो करेंगे, ठीक है। जितने टाइम लगेंगे एक वीडियो में सारा खत्म, समझे बात, ठीक है। यूपी बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी समझ में आई, एनसीईआरटी बेस पुराने नए जितने हैं सबको क्लियर करेंगे आज। ये नहीं कि जो सिलेबस में वही बस, जो नहीं है वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़नी है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन लें या फिर इसके बारे में कुछ उदाहरण बताएं? क्या करें? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं में बेसिक से हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। क्या बात करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय फर्स्ट प्रश्नावली है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो क्या करें, यूक्लिड के बारे में बताएं क्या, किस तरह से क्या कर लेते हैं कि एक को हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूक्लिड ने क्या क्या चीज़ें की थी, किस तरह से आपको कैसे करेंगे उसके हिसाब से देख लेते हैं उदाहरण फर्स्ट को, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक नहीं है तो, ठीक है। हम लिख नहीं रहे हैं, समझे कि नहीं? अगर जैसे समझिए, अच्छा देख लीजिए, लिखते हैं उदाहरण 1, ठीक है। क्या है कि और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग तो क्या एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम बस इसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है। सारे को लिखने चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो हम ज़्यादा लंबा देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कम समय में सभी को कवर करना है हमको, ठीक है। तो हमको क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास एक क्या है, जो बोला है वही करना है, ठीक है। हमको HCF फाइंड करनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा है उससे आप उसको डिवाइड दीजिए, जो छोटा है उससे। ये बड़ा है, इसको आप अगर इसको डिवाइड देते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं? आप अगर इसको डिवाइड देंगे तो लगभग कितने बार में जाएगा? देखिए देखिए देखिए, अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है, इस तरह से 3 चौके 12, ठीक। यहाँ कितना बचा? 0 2 3, ठीक। अब जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो यूक्लिड विभाजन का जो प्रयोग है हम इस सवाल में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो जो सबसे बड़ा होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं, बराबर में ये जो आता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और एक गुणा में होता है 3 इस साइड वाला, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 320, क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कि प्लस में ना 300 क्या था, 320 नहीं बचना चाहिए था यार, ठीक है। एक बार देखिएगा, अगर हम 3 से गुणा करते हैं, 3, अगर मान लीजिए कि हम इसको डिवाइड करते हैं 4052, 3 दूनी 6, 3 5, सॉरी यार 3 बार लेना है, 3 दूनी 6, 3 5 15,
3 चौके 12, ठीक है, सॉरी यहाँ 4 बचता है, ठीक, 0 2 420 बचेगा, ना कि 320, ठीक है। अभी क्या मिस्टेक कहाँ से रहा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब दूसरी जो पॉइंट होगी उसके में क्या करेंगे कि जो देखिए इसमें हम कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे कि ए बी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसको ए लिख सकते हैं बराबर में ये जो इसको लिखता है बी क्यू प्लस में आर, ठीक है, इस तरह से। आर रिमाइंडर, आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। आर आप जो शेषफल बचता है, और ए आप इसको ए वाला ले लेंगे, इसको ए लेंगे, इसको बी, और इसको ले लेंगे क्यू, इसको लेंगे आर, ठीक है। चीज़ें समझ में आई? तो यही ये आपके मान लीजिए कि सूत्र है, यूक्लिड ने इस तरह चीज़ें हमको बोली हैं, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, तो अब देखिए ये जो यहाँ बी रहेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास ये बी यहाँ पर क्या बनेगा, तो बी जो हमारे पास यहाँ पर आर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ये जो है यहाँ पर ऐसे रखिए, हम एचएससी भाग विधि और इस विधि दोनों से समझ लीजिए बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ इस मेथड का यूज करना है, यूक्लिड का, ठीक। हम इसमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन को एक करेंगे आएंगे और इसी तरह के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फिर हम क्या कर लेंगे यहाँ से कि इसको डिवाइड दीजिए, डिवाइड देंगे तो हम इसको कितने वाले ले सकते हैं, ठीक है। देखिए 420 है और 405 है, फर्स्ट टाइम अगर देखते हैं उसमें तो ठीक है। तो हम 1 टाइम ले जाते हैं इसको, 1 टाइम जाएगा या, देखिए फटाफट। तो 1 टाइम नहीं, इसको 9 वाले जाओ, 9 0 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 37, 2 15 में से 8 गया, कितना बचेगा फटाफट बताइए। तो यहाँ से आपका बच जाएगा 7, यहाँ पर देखिए 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है, Q है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 प्लस में 2 7 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो B है वहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर जो R है वहाँ पर, और गुणे में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये जो होगा इसको डिवाइड देंगे 2 7 2 और 4 2 0, ये भी 1 बार जाएगा तो 2 7 0 बाई 0, सॉरी यार 2 हो गया, तो यहाँ से 8 बच जाएगा, 11 में से 7 तो 4, यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, प्लस में 1 4 8 हो जाएगा, 1 4 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो B है वहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है, ध्यान दीजिएगा 2 है, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो R हो वो B हो जाएगा, ठीक है, गुणे में। अब हमको पता है कि इसको 2 7 2, अब देखिए इसको कितने वाले जा सकते, 2 बार इसको कितने वाले जा सकते हैं आप, 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, कितने वाले इसको ले जा सकते हैं, तो हम 1 टाइम्स ले जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। 1 टाइम 1 4 8 4 बचेगा, यहाँ से 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, 1 बचेगा, 124 बचेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस में 1 2 4, तो यहाँ देखो 1 4 8 1 2 4, फिर 1 बार जाएगा, ओके, ये 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो 24 बचेगा, प्लस में कर लेंगे। अब देखिए 1 2 4 इक्वल टू 24 प्लस, सॉरी यहाँ से गुणे में, जब तक B का मान हमारा 0 नहीं आ जाता है तब, सॉरी जब तक रिमाइंडर यानी कि R का मान जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं, जैसे कि भाग विधि में, ये समझ लीजिए भाग विधि ही है, ठीक है। उसी तरह से जब तक R का मान 0 नहीं आ जाता, जैसे रिमाइंडर 0 नहीं बचता था, तब तक उसको सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कितने बार ले जा सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो हम इसको ले जाएंगे जैसे कि 5 5 चौके 20,
5 दूनी 10, 2 12, हाँ इसको 5 वाले जाते हैं, प्लस में आपका 4 बच जाएगा, ठीक है। काट कर देख लीजिएगा। और यहाँ से आप 24 लिख लेंगे, बराबर में 4 गुणे आपका 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो b का मान बचता होता है, जो b का मान होगा वहीं क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वहीं क्या होगा, HCF होगा। बातें समझ में आई हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको फटाक से फटाफट कीजिए, ठीक है, कीजिए कीजिए। यूक्लिड विभाजन से आपको HCF निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपके सिलेबस में होगा तो ध्यान से देखिए, नहीं होगा तो थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इरेज, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, कम से कम 2-2.5 घंटे का तो होगा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि एक वीडियो में हम सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसका, ठीक है। तो देखिएगा, आगे चलते हैं हम। उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। आगे के हम क्वेश्चंस एक, ठीक है, हम उदाहरण ही करवाते हैं क्योंकि उदाहरण जैसा ही क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए अच्छा, इसको इरेज कर लें, ठीक है। देखिए जो प्रश्नावली आपकी 5, देखिए प्रश्नावली जो है, ये चैप्टर को इरेज कर लें, नाम को आप समझ में आ गया होगा। ये वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। तो अगर देखिए इस जो हमने करवाया उससे सिमिलर से क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली 1.1 में, ठीक है। जो आप देख सकते हैं बुक में, पहला है, पहला का तीनों दिया है, तो तीनों आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलेंगे, आगे की तरफ, ठीक है। जिसमें आपके कुल कितने क्वेश्चन इसमें दिए हैं, हाँ हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन के तरह ही उदाहरण भी हैं हमारे, ठीक है। तो या फिर हम उदाहरण करवा लें 1-2 ठो, या फिर क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन करवाते हैं, उदाहरण आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस को हम करते हैं, देखिए। और इस पहले के तो पहला क्वेश्चन आप तो कर ही सकते हैं, ये नहीं आप नहीं कर पाएंगे, देखिएगा। अच्छा, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसका। बोला दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, लिखे, बोला है क्या, देखिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक। इस तरह का एक उदाहरण है। हम उदाहरण बहुत बता भी दे रहे हैं, अगर पुराने बुक देख रहे होंगे तो। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, सेम उसी तरह से उदाहरण तीसरा है, ठीक है। तो सेम है, सेम तरह का, तो उस तरह से आप कर लीजिएगा। देखिए हमको क्या लिखेंगे, धनात्मक हमको पूर्णांक बोला है तो लिखेंगे किस तरह से दर्शाएंगे। तो हम लिख लेते हैं, हल करेंगे। मान लो कि a बराबर 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 है। हम ये क्या लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है,
क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां जो b है वो क्या है, 6 है। ठीक है, b क्या है, 6 है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं, ठीक है, करते हैं, जो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पाते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा r का मान या 0 के बराबर b से छोटा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो अगर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 आया, 3 आया, 5 आया है हमारे पास, समझे कि नहीं, बात समझ में आई। तो इसी तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद और विषम संख्याएं, देखिए हमारे पास विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हमारे पास उसमें से 1, 2, 3 तो 0 तो नहीं है हमारे पास, 1, 3 और 5 शेषफल बचा है ना। तो लिखेंगे यहाँ a एक विषम संख्या है। ठीक है, इसलिए शेष भी विषम संख्या है तथा शेष भी विषम प्राप्त होगा। ठीक है, शेष विषम, देखिए शेष भी विषम, अरे यार, विषम प्राप्त होगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। तो आगे देखिएगा, जैसे कि शेषफल होगा 1, 3, 5। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई हैं तो चलते हैं आगे। ठीक है, इतनी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। ओके, चलते हैं आगे। इतनी चीज़ें होगी क्योंकि इसको करके देखेंगे तो आपका शेषफल 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, तो 1, 3, 5 होगी चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि तीसरा क्वेश्चन सिमिलर से है, पीछे की तरफ आगे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, ये हम करवाते हैं। ठीक है, ये हम अच्छा करवा देते हैं, ये हम करवा देते हैं या फिर हम 5वां करवा दें, क्योंकि 5वां और चौथा थोड़ा सिमिलर सा है, तो हम 5वां करवाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 5वां में स्क्वायर क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रयोग कर दर्शाइए एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। 5वां में हमको क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांकों का घन, हमको घन बोला तो घन वाला करते हैं और वर्ग वाला आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां से 5वां नंबर क्या लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी
धनात्मक, किसी धनात्मक पूर्णांक, यूक्लिड धनात्मक पूर्णांक का घन 9 मीटर, 9 मीटर प्लस 1 या 9 मीटर प्लस यम, मीटर यहाँ नहीं बोलेंगे, यम के रूप का होता है। ठीक है, लिखेंगे जैसे हमने माना है पिछले वाले में कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारे पास लिखेंगे यूक्लिड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर और इस तरह से। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम इसमें देखते हैं 9m में, ठीक है 9m में, तो ए बी हो जाएगा 9। अगर हम देखते हैं तो ए प्लस 9q प्लस आर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, जहाँ आपका जो 0 है इस तरह से हो जाएगा जब r 0 हो तो a बराबर 9q प्लस 0, यानी कि a बराबर 9q। ठीक है, चीज़ें इतनी समझ में आई हैं। और इसका क्या बोला है, क्यूब, क्या बोला है हमसे, क्यूब ना, यही बोला है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, तो a क्यूब प्लस 9a पर क्यूब। ठीक है, देखिए 9a क्यूब बाहर ले सकते हैं हम कि नहीं। ठीक है, जैसे हम एक बार करते हैं 81 क्यूब हो जाएगा यह, हम इस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हैं, a क्यूब, समझे। ठीक है, या जो यम है, जहाँ यम बराबर क्या है 81 क्यू होल क्यूब है। सेपरेट किए हैं हमने इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर दिया था ए वाले को, इस तरह से हम इसको क्या ले लिया 81 क्यूब होल क्यूब को हमने यम ले लिया। ठीक है, अब हम आगे कर लेते हैं आगे की तरफ, जैसे कि जब देखिए जब r 1 हो तब a क्यूब क्या हो जाएगा कि 9a क्यूब प्लस में 1 क्यूब हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो 9 बार 81 क्यूब, ठीक है, प्लस में 27 क्यूब पे होल स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस में 1। ठीक है, इसको जब हम क्यूब करेंगे तब आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हमने सब में से बाहर 9 ले लिया है पहले से। ठीक है, अंदर करते तो और बड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमने पहले से ही 9 बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, फटाक से देखिए यहाँ पर, इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो
आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, जो 8 1 क्यूब 27 होल क्यूब 3 क्यूब है उसको हमने यम लिया, क्या लिया, बराबर में यम। तो ए क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 9m प्लस में 1, यही ना, यही लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। जब एक बार देख लेते हैं इसमें रिमाइंडर दूसरे में क्या बचा था। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि अगर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, और जब देखिए जब R2 बचता है, ठीक है, R कितना बचता है, 2 बचता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे कि हाँ, जब हमारे पास 2 बचेगा तो यहाँ से a प्लस 9 क्यूब बराबर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास a क्यूब क्या हो जाएगा कि 9a प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, 9, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ 8 था। ठीक है, तो देखिए मान रहे हैं ना, पहले 0 बचाए फिर 1 बचाए फिर उसके बाद 2 हम बचा रहे हैं, फिर उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं, बाहर से ले लेते हैं, क्यू हो जाएगा यहाँ से 54 होल स्क्वायर प्लस में 12 क्यू और बाहर में 8। ठीक है, तो 81 क्यू प्लस में 5 होल स्क्वायर प्लस में 12 क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यम हो जाएगा। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में का हो सकता है, इस तरह से इसका हो सकता है। लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर जो होगा इसी तरह का जो दूसरा है इसी तरह से करेंगे, लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 मीटर यम 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लास्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हो गई खत्म। इस तरह के जितने सिमिलर से क्वेश्चन है वो आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं हम। हमने आधे घंटे के लगभग में फर्स्ट प्रश्नावली खत्म की है, इसमें से उदाहरण से लेते हुए आगे हम चलेंगे अगले प्रश्नावली की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे अंक गणित के आधार पर प्रमेय। ठीक है, किसका, तो यूक्लिड का। हमारे पास एक उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण क्या है यार, बस सिमिलर सा है। तो बस अभ्याज गुणनखंड विधि द्वारा इतना इतना का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास फॉर्मूले की तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा इसका उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नावली के लिए हम करते हैं इसको। हमारे पास देखिए प्रश्नावली आती है 1.2, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करने वाले हैं, तो जिसमें हमारे पास उदाहरण है। ठीक है, देखिएगा
उदाहरण 7वां बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 444 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं, हमको क्या दिया है, एक गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमको एचसीएफ फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमको एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, ये दोनों निकालना है। तो दोनों हम कैसे कैसे निकालेंगे, हमको पहले एचसीएफ इस गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निकालना है। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे। तो आप इसको काटिए 2 से, 2 202 2101। अब किससे कटेगा, या तो ये किसी से नहीं कटेगा, बस रहने दीजिए। ठीक है, और हमारे पास तो आप इसको क्या ले सकते हैं, 404 और 96 है। ठीक है, तो बराबर में ये 4 2 पे होल स्क्वायर गुणे में 101 है, 96 है। 2 से काटिए, 2 4 जा 2 8 जा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा। ठीक है, यहीं आएंगे। देखिए, तो 96 है, 2 के पावर 1 2 3 4 5 5 गुणे में 3। तो हम यहाँ से ये इसके पावर 2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम सिर्फ 2 लिखेंगे, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2 यानी कि 4 आएगा। कितना आएगा, इसका एचसीएफ 4 आएगा। इसको एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन से नहीं करना था। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमको एचसीएफ फाइंड हो गया तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि एचसीएफ हमारे पास 4 आ गया तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, दो संख्याओं का गुणन फल बराबर क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यही होता है, क्या होता है, आप किस तरह से करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। दोनों संख्या हमारे पास क्या है, 404 मल्टीप्लाई 96 इक्वल टू एचसीएफ हमारा 4 आया, एलसीएम आप निकाल लेंगे। 404 मल्टीप्लाई 96 बटे में 4 हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ से आप भाग देंगे, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब आगे के क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, एकदम फर्स्ट प्रश्नावली से भी ये प्रश्नावली सबसे आसान है। ठीक है, सब आपको गुणनखंड विधि से बोला है कि एचसीएफ ही फाइंड कर लो। ठीक है, भले निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। भाई अरे पहला वाला तो आपके 6 7 में ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, तो देखिएगा, अच्छा देख भी लीजिए, कर लेते हैं। और जो हमने ये किया ना, सेम उसी तरह का जो दूसरे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, तो हम वो नहीं बताएंगे, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्या है कि 144 है और एलसीएम की तरह काट दीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, फर्स्ट था या तो 2 से काटेंगे, 70 35 3 से, सॉरी 35 तो नहीं कटेगा, 7 से, या फिर आप इसको 5 से काट दीजिए। तो आप क्या ले सकते हैं, 2 पे होल स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई।
आगे चलते हैं। और इसी तरह सिमिलर से इसमें के पहले के कुल क्वेश्चन है और जो दूसरे क्वेश्चन है जो हमने अभी बताया है जिस तरह से उसी तरह से करने हैं, ठीक है, जो उदाहरण हमने बताया है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास अगर बुक होगा तो, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जो जो हम करवाने बस उसी का, सारा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन तीसरा देखेंगे, मतलब एक पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो क्या है हमारे पास कि इसका करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। देखिए हम 12 को काटते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा, 2 दूनी 4 आती हैं 12, ठीक है। या फिर इस तरह से आप एलसीएम की तरह इसको बारी बारी से सबको काट कर देख लीजिए, 6, 3, फिर 1, फिर उसमें 15 को आप काट सकते हैं, 3 5 है 15। और अब देखिए यहाँ पर 21 को काटेंगे तो 3 7 21। तो अब देखिए सब में क्या मैच किया है, सिर्फ 3 मैच किया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मैच किया तो लिखो एक बार, जो नहीं मैच किया उसको भी लिखो, इस तरह से। एचसीएफ में जो मैच किया होता है उसको एक बार बस लिखते हैं गुणा में, जो नहीं मैच करता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। जो मैच करता है उसको तो एक बार लिखते हैं, जो नहीं मैच करता है उसको ही लिख देते हैं, ठीक है। एलसीएम में बात समझ में आई। तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा फटाक से। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420, ठीक है, हो गया। तीसरा आप कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। चौथा चलें। चौथा भी हमारे पास आसान है, जो हम कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से चौथा को, देखिए चौथा है, बोला कि HCF 306657 इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है। तो एलसीएम 306657 ज्ञात कीजिए। हमको एलसीएम निकालने की उस तरह की जरूरत भी नहीं है, हमको एचसीएफ दिया है, 2 संख्याएं दी हैं, फॉर्मूला रख के सॉल्व करें। लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। एलसीएम हमको फाइंड करना है, एचसीएफ हमारा 9 दिया है, 2 संख्याएं हमको दी हैं, दोनों का गुणा कर लीजिएगा। तो 306 मल्टीप्लाई में 657 बाई में 9 इक्वल टू एलसीएम। भाग दीजिए इसको फटाक से, गुणा भाग कर लेते हैं तो आपका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2238 एलसीएम आएगा, ठीक है। इस तरह से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलें। और सारे क्वेश्चन तो सिमिलर से हैं, तो आप खुद से कीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 की तरफ, ठीक है। देख लेते हैं कुल कितने प्रश्नावली हैं इसमें। प्रश्नावली 1.4 तक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं अब प्रश्नावली 1.3 की, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, तो इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। करते हैं अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण। देखिए जो 3 उसके उदाहरण दिए हैं, सिमिलर से क्वेश्चन भी हैं, ठीक है।
तो उदाहरण और क्वेश्चन सेम सेम है, तो क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन करवाते हैं। उदाहरण आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, उदाहरण आप खुद से कीजिएगा। आपको क्वेश्चन हम करवा लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.3 क्या है, देखिए यहाँ से लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले हम इसको लिखेंगे कि ये परिमेय संख्या है, फिर उसके बाद इसको मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, फिर इसको सिद्ध करेंगे। पहले मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे हल में, देखिएगा इसी तरह का इसका जो फर्स्ट उदाहरण है ना, वो भी इसी तरह का √3 में, वो √3 का वो पुला है, तो जो √3 और √3 सेम सेम, ठीक है। लिखेंगे कि इसके विपरीत मानेंगे, लिखेंगे इसके विपरीत मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि हम किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जहां p और q दो पूर्णांक हैं और q ≠ 0 है, ठीक है। चीज़ समझ में आई, ऐसे लिखेंगे। इसलिए p/q = √5, ठीक है, समझ में आया। अगर यदि हम क्या करते हैं, p तथा q के जगह पे या फिर लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, तो √5 = a/b, ठीक है, a/b प्राप्त होता है, ठीक है, जहां a और b सहअभाज्य है, जहां यह सहअभाज्य है, जैसे कि √5 = a+b। हम इसको विस्तार में इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि आप आगे के सारे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट में करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। तो √5 = a/b हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं कि एक सेकंड, √5
5b इक्वल टू a। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। तो हम क्या कर लेते हैं कि या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर a/√5। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। क्या करेंगे, जैसे कि दोनों साइड वर्क कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर b होल स्क्वायर a पर होल स्क्वायर है 5। ठीक है, यहाँ जो 5 है a होल स्क्वायर को विभाजित करता है तो √5 a को विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आया। हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ से आप उतारेंगे इसको ऐसे, फिर इसके बाद ए लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, लिखेंगे अतः ए इक्वल टू हम मान लेंगे 5c। ठीक है, और ले लेंगे यहाँ 5c। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ए बराबर हमने 5b रखा था, तो इस पे भी स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको समीकरण मान लीजिएगा समीकरण 1 से ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम इस पे भी, या फिर यहाँ पर ना करके आप यहाँ कर लीजिए a होल स्क्वायर 5b होल स्क्वायर, इसको समीकरण मान ले लीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि a ठीक है, देखिए यहाँ से 5b होल स्क्वायर प्लस a होल स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि a बराबर 5c रखने पर तो 5b होल स्क्वायर बराबर में 5c होल स्क्वायर, तो 5b होल स्क्वायर 25c, 5 से इसको काटेंगे तो b होल स्क्वायर प्लस में 5c होल स्क्वायर, तो c बराबर में b पाई इतना। अगर आप देखते हैं यहाँ जो होगा 5b होल स्क्वायर विभाजित करता है, अतः 5b को विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आई बातें। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो आप इसको मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमने इसको माना है तो आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। अब देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें, थोड़ा सा डिटेल में हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये ऊपर वाला इरेज कर दें, ऊपर वाला आप उतार चुके होंगे। तो अब देखिए यहाँ से कैसे लिखेंगे, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ना, जितना होता है। नहीं तो इस वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण, ये मत लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्या कर लेंगे, हम
पाते हैं कि 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिस समय 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि हम इससे हमारी इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इससे हमारी तथ्य का विरोध प्राप्त होता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कीजिए इसको थोड़ा सा, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर नहीं समझ में आई हुई तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, दूसरा हम करवा लेते हैं। ठीक है, आप इतना लिखिएगा, दूसरा में हम थोड़ा कम लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरे के हिसाब से आप कर लीजिएगा, या फिर इसके हिसाब से जो जिस तरह से आपको समझ में आ गया हो आया उस तरह से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से नहीं सुनना तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हल करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। आप लिख लीजिए इसके विपरीत, या फिर लिखिए कि माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि परिमेय संख्या को p/q, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, लिखेंगे p और q के रूप में लिखते हैं, p और q पूर्णांक है। ठीक है, और q ≠ 0 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ उसके बाद यहाँ इधर देखिएगा, p/q = 3 + 2√5। ठीक है, तो क्या करेंगे, और p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से
गुणनखंड से विभाजित करने पर क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू 2√5 आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 प्लस 2√5 इक्वल टू a/b क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 2√5 इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, a प्लस बी माइनस 3। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा √5 को उधर रहने दीजिए, b माइनस 3b, यहाँ b नहीं रहेगा, यहाँ पर a है, बटे में क्या हो जाएगा 2b, ठीक है, गुणे में है उसके। तो इस तरह से अब इसको हम क्या कर लेंगे कि यहाँ क्या है कि a तथा b पूर्णांक और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि बायां पक्ष बायां पक्ष जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेंगे कि अतः हमारे कथन से विपरीत सिद्ध होता है, इसलिए क्या है जो 3 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आई बात है। और सारी चीज़ें हम इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे एकदम आसान भाषाओं में, तो आप कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये हो गया, तो तीसरा का हम कर लेते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। देखिएगा यहाँ से इसको उतार लीजिए फटाक से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो प्रश्नावली है ये 1.3, थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और सब तो आसान है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही होंगी तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ से सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे माना
7√5 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मानते हैं। फिर क्या लिखते हैं कि परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको ये लिख लेंगे कि जहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक है, जो q नॉट इक्वल टू 0 है, तो लिखेंगे इसलिए p/q नॉट इक्वल टू 7√5 है। तो क्या लिखेंगे कि p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर, नीचे वाला इसको इरेज करते हैं। सेम वर्ड हम सब में लिखवाएं। विभाजित करने पर क्या आएगा, तो a/b इक्वल टू 7√5, 7√5 b बराबर a। अगर हम लिखते हैं यहाँ से, तो √5 इक्वल टू a/7b, ठीक है। तो इधर लिख लीजिएगा। देखिए क्या लिखेंगे कि चूंकि a और b पूर्णांक हैं और साथ भी पूर्णांक है, इसलिए a/7b परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बायां लिख देंगे, सॉरी बायां नहीं, दायां पक्ष। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आगे क्या लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसे लिख लेंगे कि इससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, समझ में आई चीजें। तो ये प्रश्नावली हो गया खत्म। आगे क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। और आगे जो प्रश्नावली है आपका 13 बोल रहे हैं 1.4, उसमें हम कैसे करेंगे चीज़ों को, उसको देख लीजिए, ठीक है। उदाहरण हम नहीं, उदाहरण खास है नहीं, तो
तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे, ठीक है। हम पहला के 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा का कर लेंगे, हो सकेगा तो हाँ तीसरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आप फटाक से कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्नावली है इस चैप्टर का, फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कर लें इरेज, क्या कहते हैं? तो किस तरह क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है, एक बार। चलिए, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने बताया, ठीक है। यहाँ से आपके पेपर में बन सकते हैं, किन्हीं ने कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो जरूर देगा, ठीक है, जितने हमने बताया उसमें से। हमको इसमें जो प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली 1.4, ठीक है, जो प्रश्नावली 1.4 है उसके आप उसका क्या है यहाँ पर, तो 1.4 हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो ये हमको दिया फर्स्ट 13/3125, ठीक है। बहुत लंबी हमको नहीं करनी है इसमें, तो हम कैसे बताएंगे इसमें, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं ना 5 से, तो 5 से काटिएगा, 5 छके 5 दूनी 5 पाँचे, 5 एक कम 5 दूनी 5 पाँचे, फिर 5 दूनी 5 पाँचे, 5 5 5, इतना बना हमारे पास। 13/5 के पावर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, ठीक है। हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 5 के पावर 3 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? देखिए, जब इसके पावर के 5 है तो यह एक क्या है, अशांत है, ठीक है। अशांत है कि शांत है? शांत दशमलव प्रसार है। तो लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 के पावर 2 है इससे 2√5 × 5√n के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। आगे करें। जैसे आप दूसरा करते हैं 17/18 ना, तो आप इसको 17 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 है, देखिए यहाँ पर 2 के पावर इसको लिख सकते हैं
सेम चीज़ छाप दीजिए यहाँ पर जो हमने वहाँ लिखा है, ठीक है। बस यहाँ 2 बदल के, जैसे इसके लिए भी वही चीज़, इसके लिए भी वही चीज़ लिख लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई? जिसमें देखिए ना 2 और 5 अगर गुणे में आते हैं, ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या होगी। 2 या 5 नीचे आते हैं स्क्वायर में, ठीक है, या फिर क्यूब में, तो शांत परिमेय संख्या होगी। अगर जिसमें सिंगल आते हैं फिर उसके बाद कोई स्क्वायर नहीं है या फिर कोई और नंबर आ जाता है तो वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। बात समझ में आई? तो आप इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। जिसके में ये चीज़ें होंगी गुणे में, या फिर सिंगल आए या 2 बार आ जाए 5, या 2 बार 2 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे वाली क्या हो जाए, वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अगर 5 गुणे कुछ और आ जाता है नंबर, जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसे कि 64/455, ठीक है। तो 455 नीचे का कीजिएगा हमेशा 5 9 5 1 कम, ठीक है। फिर इसको काटते हैं 7 से 13 बार में कटेगा, तो 5 गुणे 7 गुणे 13 आया स्क्वायर, तो इस पर किसी पर स्क्वायर नहीं है, समझे कि नहीं है यार, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, अशांत परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इस रूप में नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, इतना चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप खुद से कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, और इसमें जो बोला है ना दूसरा क्वेश्चन, तो भाग देना है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तीसरा बस हमको क्या दिया है एक बार हम देख लेते हैं। दूसरा जो बोला है ना कि ऊपर दिए हुए को इसको दशमलव तक विस्तार के दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ाएंगे, कठो दशमलव बढ़ाएंगे, आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत का आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए, सिलेबस में बस इतना ही था, जो सिलेबस में नहीं था वो भी बताए हैं। तो ख़त्म हो गया फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो अगर बीच में आए हैं, बीच में देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप शुरू से देखिए उसको, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट वन शॉट है फर्स्ट चैप्टर का, लास्ट तक हम करेंगे। एक दिन बाद करके डेली वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो वन शॉट, उसके बाद तो मॉडल पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। जो भी दिक्कत आई होगी इस पूरे वीडियो में जितने भी समय का हुआ है, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।